के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। संविधान में राजनीतिक संस्थाओं की संरचना किस तरह से की गई है। संविधान में शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है। ये भारतीय संविधान की बात है। यहाँ पर शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है, अर्थात शासन सत्ता बटी हुई होती है। विकेंद्रीकरण को जानने से पहले हम यह जानते हैं कि केंद्रीकरण क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। केंद्रीकरण का अर्थ होता है शासन सत्ता एक व्यक्ति या एक संस्था के पास होना। इटली में मुसोलिनी के पास, जर्मनी में हिटलर के पास, वर्तमान में उत्तर कोरिया में तानाशाह किम जोंग उन के पास यही शासन व्यवस्था है, यही शक्ति है, जहाँ पर उनके देश में संपूर्ण शासन सत्ता इन्हीं लोगों के हाथों में होती है। मुसोलिनी और हिटलर भी अपने देश में तानाशाह शासक के नाम से जाने जाते थे। देश में जो भी नियम कानून बनाना है, ये नियम कानून इन्हीं लोगों के द्वारा बनाया जाता था। वर्तमान में यही स्थिति किम जोंग उन की है। जब शासन का केंद्रीकरण होता है तो इसकी बहुत सारी कमी भी होती है और कुछ अच्छाई भी होती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी ये होती है कि सत्ता आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाती है और जनता की ज़रूरतों व आकांक्षाओं की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। लोकतांत्रिक देशों में सत्ता का केंद्रीकरण ना होकर सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, अर्थात सत्ता एक व्यक्ति या एक संस्था के हाथों में न होकर सत्ता बटी हुई होती है। सत्ता कैसे बटी हुई होती है तो हम देखते हैं कि सत्ता मोहल्ला, ग्राम, शहर, जनपद, जिला, राज्य व केंद्र स्तर पर लोगों द्वारा चुने गए ढांचे और उनके पास निर्णय लेने का अधिकार होती है। गांधी जी ने भी अपने स्वराज्य की कल्पना में इसका सपना देखा था कि अधिक से अधिक अधिकार ग्राम पंचायतों को देना चाहिए, मिलना चाहिए। ये बात गांधी जी हर हमेशा कहते थे। स्वतंत्र भारत में संविधान बनाते समय ये विवाद हुआ और मुद्दा भी उठा। कौन कौन सा विवाद हुआ, मुद्दा उठा? तो भारत में प्रांतों के पास सारी प्रमुख शक्तियां हो और केंद्र के पास केवल रक्षा विदेश जैसे विषय हो। भारत में प्रांतों के पास, यानी भारत में जितने भी प्रांत हैं, जैसे छत्तीसगढ़, अभी छत्तीसगढ़ तो अभी हाल ज़्यादा दिन नहीं हुआ है बने हुए, लेकिन उस समय बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब आदि प्रांत थे। तो क्या प्रांतों के पास सारी प्रमुख शक्तियां को देनी चाहिए और केंद्र के पास केवल रक्षा, देश की रक्षा और विदेश नीति को ही सौंपा जाना चाहिए? इस पर संविधान सभा में विवाद हुआ था। फिर वाद विवाद के बाद यह निर्णय लिया गया कि भारत को चलाने के लिए एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार होना चाहिए ताकि देश की एकता सुदृढ़ हो सके। केंद्रीय सरकार शक्तिशाली होगी, लेकिन इसके साथ ही साथ प्रांतों को भी कुछ विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया, देने की बात कही गई। तो भारत प्रांतों या संघों का समावेश है, जहां सभी प्रांत मिलकर भारत का निर्माण करते हैं। भारत में भी वर्तमान में 29 प्रांत या राज्य हैं जो सब मिलकर भारत बनाते हैं और केंद्र सरकार को मजबूत करते हैं। भारत में 2 स्तर पर शक्ति बटी हुई है। पहला है केंद्र स्तर पर, दूसरा है राज्य स्तर पर। दोनों स्तर पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। दोनों ही स्तर पर, यानी केंद्र में और राज्य में, जनता जिन भी प्रतिनिधि को चुनकर केंद्र में विधानसभा, केंद्र में लोकसभा में और राज्य में विधानसभा में जब अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजती है, तो यहाँ इन संस्थाओं में हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। जैसे हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में हम अपना विधायक चुनकर भेजते हैं और हमारे चुने हुए विधायक मिलकर अपनी सरकार बनाते हैं। यदि इनको बहुमत मिलता है तो इन प्रतिनिधियों को राज्य में जिसके पास बहुमत होगी, जिस दल के पास, उसको निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। उदाहरण, अभी भूपेश बघेल की सरकार है, तो भूपेश बघेल कांग्रेस से हैं, तो कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं सब मिलकर सरकार बनाए हैं। और छत्तीसगढ़ में
जो भी निर्णय लेना है, जिन विषयों पर उनको निर्णय लेना है जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो इन विषयों पर निर्णय हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लेते हैं। उसी तरह केंद्र स्तर में लोकसभा में हम जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजती है और देश के लिए जो भी नियम कानून बनाना होता है तो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का हाथ होता है। वहाँ भी जिस दल की सरकार बनती है उस दल का नेता देश के लिए उस दल का नेता हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है और देश के लिए निर्णय जो भी लेना होता है वो अधिकार हमारे प्रधानमंत्री को प्राप्त होता है, जो लोकसभा के नेता होते हैं उनको प्राप्त होता है। इस तरह दोनों स्तर पर ही जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को ही निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है, जो देश के लिए नियम कानून बनाते हैं, शासन करते हैं। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के तीसरे स्तर तक सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। पहले 2 स्तर था, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। अब तीसरे स्तर में सत्ता का विकेंद्रीकरण कैसे किया गया, तो इसमें गांव के लिए छोटे छोटे स्तर पर यहाँ पर शासन व्यवस्था की गई। जैसे गांव के लिए है ग्राम पंचायत। एक गांव से हम शुरू करते हैं तो गांव में होता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत को चलाते हैं। तो शासन सत्ता गांव में सरपंच और पंच के पास होता है। इसके बाद जनपद पंचायत। जनपद पंचायत ये जितने भी जनपद पंचायत क्षेत्र के लोग हैं, जैसे हम डभरा जनपद पंचायत में रहते हैं तो जनपद पंचायत डभरा में पूरे डभरा को कुछ भागों में बांट दिया जाता है। वहाँ से फिर चुनाव होता है, क्रमांक 1 2 3 4 ऐसा नाम दे दिया जाता है। वहाँ से चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद ये जनपद सदस्य के रूप में उस जनपद में काम करते हैं और सारी शक्तियाँ यहाँ पर जनपद पंचायत में इन लोगों के पास होती हैं जिसको जनता ने चुनाव जिताकर भेजा है। उसी तरह से जिला पंचायत हम जिस भी ज़िले में रहते हैं, जैसे हम जांजगीर ज़िले में रहते हैं, जांजगीर ज़िले को भी वैसी एक निश्चित जनसंख्या के आधार पर बांट दिया जाता है, क्रमांक 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके। और इन क्रमांकों में चुनाव होता है। चुनाव जीतकर जो भी जिला पंचायत का सदस्य बनता है अपने बीच में से एक अध्यक्ष चुनते हैं और जिला पंचायत में यही लोग फिर मिल करके शासन करते हैं। तो तीनों स्तर में भी सत्ता का बंटवारा किया गया है और यहाँ भी हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। शहर के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। नगर पंचायत ये छोटे शहर हैं, जैसे अभी डभरा, चंदरपुर, ये सब नगर पंचायत में आते हैं। यहाँ पर भी वैसे होता है, पूरे जो नगर पंचायत है जैसे डभरा है तो इसको वार्ड में बांट दिया जाता है, पूरे गांव को 20 वार्ड 25 वार्ड, वहाँ पर चुनाव होता है और हर वार्ड में जो चुनाव लड़ता है उसको हम कहते हैं पार्षद। ये चुनाव लड़ने के बाद अपने बीच में से ही एक अध्यक्ष चुनते हैं और कभी कभी अध्यक्ष का सीधा चुनाव होता है, लेकिन अभी वर्तमान में अध्यक्ष का चुनाव उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया है। तो अपने बीच में अध्यक्ष चुनते हैं और ये पार्षद और अध्यक्ष मिलकर नगर पंचायत को चलाते हैं। उसी क्रम में थोड़ा छोटे शहर है इनके लिए है नगर पालिका, मतलब मीडियम है, इनसे कुछ बड़ा है नगर पंचायत से, ये कहलाती है नगर पालिका। नगर पालिका में भी सेम ऐसे ही चुनाव होता है, पूरे नगर पालिका क्षेत्र को वार्ड में बांट दिया जाता है, वहाँ पर चुनाव होता है, वो पार्षद कहलाते हैं और जो अध्यक्ष बनता है नगर पालिका अध्यक्ष। तो अपने शहर में इन लोगों के द्वारा शासन सत्ता स्थापित की जाती है। इससे बड़े शहर है नगर निगम। नगर निगम में भी वैसा ही चुनाव होता है, 50-60 ये वार्ड में बांट दिया जाता है पूरे शहर को। जैसे रायगढ़ अपना नगर निगम है इस क्षेत्र का, यहाँ पर भी चुनाव होता है और हर वार्ड में एक एक प्रतिनिधि होता है जिसको हम पार्षद के नाम से जानते हैं और एक नगर निगम का अध्यक्ष होता है जिसको हम महापौर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हमारे यहाँ गांव से लेकर के
पूरा शहर में और फिर राज्य में और राज्य से केंद्र सरकार के पास बटी हुई हैं। सभी को अपने अपने अधिकार हैं अपने अपने क्षेत्र में काम करने का, और हमारे यहाँ शासन व्यवस्था इसीलिए बहुत सुगम हो जाती है और सुचारू रूप से चलती है। केंद्र सरकार को भी बहुत अधिक भार नहीं पड़ता है और ग्राम पंचायत के माध्यम से निचले स्तर तक शासन सत्ता को स्थापित करने का प्रयास